गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने एलिमेंट्स पढ़ेंगे किस चीज़ के, डेलीगेशन के। ठीक है, तो डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, उस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो 3 एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के। कौन कौन से? फर्स्ट वन जो होता है हमारा वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड जो होता है हमारा अथॉरिटी। और थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। तो इन तीनों को हम लोग डिफाइन करेंगे कि एलिमेंट क्या है डेलीगेशन के। तो 3 एलिमेंट है हमारे डेलीगेशन के। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब है कि डेलीगेशन प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये काम टाइम पीरियड पे करना है। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी दी जाती है, आपको इतनी पावर दी जाती है कि वो इस काम को आप सही तरीके से करें। और अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबल। ठीक है, आंसरेबल, जो भी आपने अथॉरिटी दी है, ठीक है, उसका हम एक तरीके से किसको, सुपीरियर को उसका जवाब दे सकें कि हमने काम पूरा कर लिया। ठीक है, पर हमें अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि क्या चीज़ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क इज असाइनिंग टू द इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडिविजुअल को असाइन होता है वर्क टू इंक्लूड फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी टू परफॉर्म द एम्प्लॉयज द पर्टिकुलर जॉब। पर्टिकुलर जॉब को, पोजीशन को जब कोई भी एम्प्लॉय करता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। दिस प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, एक प्रोसेस डेलीगेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इट मीन्स, डेलीगेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इट मीन्स कि, तो बेटा इसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे देखते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ब्रिंगिंग व्हेन द मैनेजर पास टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेट। तो जो हमने काम करने को दिया है पर्सन को, तो वो डेलीगेट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको काम करके देना ही देना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन टू सबऑर्डिनेट टू द प्रॉपर परफॉर्मिंग द असाइनिंग ड्यूटी। तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि सबऑर्डिनेट पूरा परफॉर्म करेगा वर्क को। ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू ड्यूटी असाइनिंग बाय द सुपीरियर। एक सबऑर्डिनेट बाउंड है, किसकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ड्यूटी दे रहा है और वो टाइम टू टाइम पूरी करेगा। कौन करेगा बेटा, सबऑर्डिनेट। और कौन दे रहा है ड्यूटी, सुपीरियर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड बिकॉज सबऑर्डिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द सुपीरियर। कौन सा बेटा, ये अपवर्ड फ्लो है। ठीक है, तो कौन सा फ्लो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कौन रिस्पॉन्सिबल है, सुपीरियर भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है, हमें सबऑर्डिनेट जो है, ठीक है, ये सुपीरियर है। अब डेलीगेशन में इसको उसने क्या करी, अथॉरिटी पास करी, या इसने इसको काम दिया। ठीक है, तो अब इसने इसको काम दिया, ये इससे जवाब मांगेगा, तो एक अपवर्ड फ्लो है। ठीक है, इसको काम करके देना है, किसको, सुपीरियर को। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। फिर इसके बाद है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या, पावर टू टेक डिसीजन। टू कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी हमें एम्प्लॉयर को, सम ऑफ अथॉरिटी देनी पड़ेगी डेलीगेशन में। व्हेन द मैनेजर इज पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट, जब पास करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को, तो हमें सम ऑफ कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, जिससे कि वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। सबऑर्डिनेट मोटिवेट होगा कि हमें अथॉरिटी मिली है, और अथॉरिटी मिलने से वो अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा। फिर है बेटा, देयर इज ऑल्सो पास सम अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट एंड द डेलीगेशन अथॉरिटी इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ सेकेंड स्टेप है हमारा, किसका, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का। ठीक है, द डेलीगेशन अथॉरिटी इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। While sharing the authority, manager keep in the mind authority is matching to the responsibility। हमने अपने माइंड में ये चीज देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैच कर रही है हमारी अथॉरिटी से। ठीक है, तभी हमारी डेलीगेशन की प्रोसेस कहलाई जाती है।
क्या फीचर्स है हमारे अथॉरिटी के? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, अथॉरिटी अराइजेस टू द ऑर्गेनेट ऑफ द इंडिविजुअल पोजीशन में। अथॉरिटी रेफर्स करती है राइट टेक एंड राइट डिसीजन, ठीक है। अथॉरिटी के संग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है अथॉरिटी डिटरमाइन द सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कराती है। अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं कि अथॉरिटी में आपको मिल गई तो आप कुछ भी करें, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में रहना होता है। अथॉरिटी स्केलर चेन है, जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग मिलती है। टॉप लेवल को अलग अथॉरिटी होगी, मिडिल लेवल को अलग होगी और लोअर लेवल को अलग होगी। अथॉरिटी फ्लो करती है डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू। अब भैया सुपीरियर किसको अथॉरिटी दे रहा है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सुपीरियर किसको दे रहा है? सबऑर्डिनेट को। तो ये कहां कर रही है बेटा? डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहा है तो अथॉरिटी कहां फ्लो कर रही है? डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, ठीक है। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी किसके इक्वल होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके इक्वल होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्या है। अब है अकाउंटेबिलिटी। टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉयर सबऑर्डिनेट परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एक्सेप्टेड मैनर। हम सबको ये श्योर है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं और सबऑर्डिनेट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपेक्टेड मैनर से। द अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड। अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से कर रहा है, निभा रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप क्रिएटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो काम पूरा करके दे रहा है उसको, किस पे? टाइम पे। एक आंसर हो जाता है कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स द सबऑर्डिनेट विल बी आंसर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कम से कम रिपोर्ट तो दे दें कि ये काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी बनती है। द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास टू बी डेलीगेट। अकाउंटेबिलिटी हम पास नहीं कर सकते, किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते। पावर दे सकते हैं हम काम करने की, आपको ये काम करना है, डेलीगेट कर सकते हैं अपना वर्क, पर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। काम तो आपको मिला था ना, दूसरे को तो नहीं मिला था, ठीक है। इफ can be shared the subordinate, which means to the even after delegation responsibility and the manager of accountability not a completion of task। accountability answerable है और final output है जो आपको देना है दूसरे अपने किसको? मैनेजर को। इट कैन नॉट बी डेलीगेट और पास। अकाउंटेबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं होती, दूसरे के ऊपर नहीं थोपी जाती और पास नहीं होती आगे। अकाउंटेबिलिटी क्या है? फीडबैक है। और एक कैसा फ्लो है? अपवर्ड है। अपवर्ड क्यों है? क्योंकि हमें सबऑर्डिनेट को किसको देना पड़ता है जवाब? सबऑर्डिनेट किसको देता है? सुपीरियर, ठीक है। इसलिए अपवर्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपवर्ड है, अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू द सुपीरियर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारे डेलीगेशन के। डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस क्या है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डेलीगेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन अभी हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट क्या है डेलीगेशन के। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन का वो ये कह रहा है कि जो डेलीगेशन है वो क्या प्रोवाइड कराता है हमें? एक इफेक्टिव मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इफेक्टिव मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के संग थोड़ी सम ऑफ अथॉरिटी देंगे तो जो भी मैनेजमेंट में काम है वो अच्छी तरीके से इफेक्टिव में होगा। अब देखते हैं इन द डेलीगेशन प्रोसेस द मैनेजर पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट। जो भी वर्क है मैनेजर का वो कहाँ पर पास कर रहा है? सबऑर्डिनेट को अपने। फिर क्या हो रहा है? सो देयर इज फ्री टू द कंसंट्रेट टू अदर इंपॉर्टेंस मैटर। अब क्या कर रहा है बेटा?
तो ये बिल्कुल फ्री है, कौन, मैनेजर बिल्कुल फ्री है कि वो कोई भी इंपॉर्टेंस मैटर में समझ सकता है, अपना सारा वर्क डेलीगेट कर दिए काम करना, अब कंसंट्रेट कर सकता है अपने जो इश्यूज के बारे में। द मेन जॉब ऑफ मैनेजर गेट द वर्क डन अफेक्टिवली एंड डेलीगेट द अथॉरिटी। और अगर उसे इतना अच्छा काम कराना है तो उसने अब सम ऑफ अथॉरिटी भी पास कर दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन वर्क डन इज अफेक्टिवली एंड एफिशिएंट फ्रॉम द सुपीरियर। अब भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी के संग अथॉरिटी भी दे दी तो उसको पता है कि मैनेजर अच्छी तरीके से, मैनेजर का वर्क सबऑर्डिनेट के द्वारा अच्छी तरीके से हो रहा है। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट से हम लोग ये समझते हैं कि डेलीगेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट होता है। एज अ रिजल्ट डेलीगेशन एम्प्लॉय इज मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। उनको अथॉरिटी मिल गई अपने टैलेंट को, और जब कभी भी कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के संग अथॉरिटी देता है तो अपना टैलेंट जो हिडन होता है वो आप शो करते हैं, और टैलेंट शो करने से हमारा एम्प्लॉयज को क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इट इज अलाउ द डेवलप ऑफ स्किल एंड टू परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्शन टास्क। ठीक है, जो डिफिकल्ट टास्क है वो भी हम पूरे करेंगे। डेलीगेशन हेल्प टू द बेटर फ्यूचर मैनेजर एंड टू गिविंग द चांस ऑफ यूज टू स्किल एंड गेन एक्सपीरियंस टू द वर्क रिलेटेड टू द हायर जॉब पोजीशन। इससे हमारी ये भी पोजीशन, हम हायर जॉब पोजीशन का भी काम आसानी से कर लेते हैं, कभी भी हमें अथॉरिटी मिल जाती, तो ओवरऑल इससे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑब्वियस सी बात है, अगर डेवलप्ड होगा एम्प्लॉय तो ऑब्वियस सी बात है वो मोटिवेट होंगे, मोटिवेट एंड बूस्टअप होंगे। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय से आप क्या समझते हैं? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ये है कि in the delegation when the manager are sharing the responsibility and authority to the subordinate, motivated of the employee to develop feeling of belongingness and trust to show to the superior। अगर किसी इंसान ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के संग अथॉरिटी दी है तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर आएगी भाईचारे वाली फीलिंग, और ट्रस्ट बनेगा किसके बिहाफ पे, सुपीरियर के बिहाफ पे। ठीक है, अब सुपीरियर वो भी उसके ऊपर ट्रस्ट ही हो गया कि भैया ऐसे किसी इंसान को हम अथॉरिटी नहीं दे देंगे, तो एक दूसरे का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप अच्छा होगा तो हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो मोटिवेट होंगे। एज इट इज क्लियर? ठीक है, and some employees is motivated to the kind of non financial incentive। हम पैसा नहीं देके कर रहे, उसको ऐसे ही मोटिवेट कर, ये नॉन इंसेंटिव मोटिवेशन हुआ। नॉन इंसेंटिव जो बिना पैसे के द्वारा हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन इंसेंटिव मोटिवेशन। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो हम ये लोग देखते हैं पॉइंट। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन व्हेन द मैनेजर इज पासिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेट द कीपिंग द माइंड ऑफ क्वालिफिकेशन एंड कैपेसिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट दैट लेड टू द डिवीजन ऑफ वर्क। ऑब्वियस सी बात है, जब हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो हम वर्क को डिवाइड करेंगे। वर्क को डिवाइड करेंगे, जब मैनेजर बार बार सबऑर्डिनेट है, एम्प्लॉयज अपने काम को बार बार करेगा तो वो काम में स्पेशलाइज्ड होगा। स्पेशलाइज्ड होगा तो हमारी इफिशियंसी इंप्रूव होगी। इफिशियंसी इंप्रूव होने से हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो टारगेट है अचीव होगा, और अचीव होने से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस है, और डेलीगेशन ये सब चीज़ें करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्ची। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्ची। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्ची मतलब होता है बेटा लेवल। हियरार्ची मतलब लेवल होता है। टॉप लेवल मतलब जॉब पोजीशन सबकी अलग अलग है। ए की पोस्ट अलग है, बी की पोस्ट अलग है, सी की पोस्ट अलग है, डी की पोस्ट अलग है, ई की पोस्ट अलग है, तो सबका जो जॉब पोजीशन अलग है, इसको हम कहते हैं हियरार्ची। तो डेलीगेशन एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बनाता है, which is a base of hierarchy of manager। The instant power of the delegation is
हमें ये बताता है डेलीगेशन की किसको किसको रिपोर्ट देनी है और किसको काम पूरा परफॉर्म द एक्टिविटीज। तो डेलीगेशन एक प्रोसेस है जो हमें बताता है किसको क्या काम करना, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन से हम लोग ये समझते हैं कि हमारा तालमेल अच्छा है किसके बीच में, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। The delegation systematically responsibility and authority divided the employees. It is made of answerable and non-completion the task. The systematic division of work give a clear picture. एक क्लियर पिक्चर बन जाती है कौन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन अकाउंटेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो एवरीवन के बारे में कोई भी वर्क डिप्लैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। जो भी ड्यूटी असाइन हुई है वो काम अच्छी तरीके से हो रहा है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अफेक्टिव सिस्टम बना रहता है। तो हमारे 6 इंपॉर्टेंस हो गए, अभी 7वां इंपॉर्टेंस और पढ़ेंगे। तो 6 कौन कौन से हो गए हमारे। सबसे पहला हमारा ये था कि एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। मैनेजर का जो वर्कलोड है, ऐसा नहीं कि मैनेजर काम नहीं कर सकता, मैनेजर का वर्कलोड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। कैसे वर्कलोड रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सम ऑफ अथॉरिटी देकर अपना काम वो दूसरे से करा रहा है। अपना काम जब दूसरे को डेलीगेट कर रहा है, इस प्रोसेस में वो बिल्कुल फ्री है किस बात के लिए, कि कंसंट्रेशन कर पाए वो जो मेन इशू है हमारी कंपनी का उसके ऊपर, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, इस प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन में जो मैनेजर है अलाउड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क एंड सबऑर्डिनेट विल हेल्प टू मैनेजर टू रिड्यूस द वर्क लोड। तो सबऑर्डिनेट हेल्प कर रहा है रिड्यूस करने की वर्कलोड। डेलीगेशन में क्या करा जाता है, रूटीन वर्क सबऑर्डिनेट को पास कर देता है, जिससे कि वो कंसंट्रेट कर पाए अपने किस में, मेन इशू में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेन इशू में या मेन वर्क में कंसंट्रेट कर पाए, जिससे कि मैनेजर का वर्कलोड बिल्कुल कम हो और हमारा एक बेटर कोऑर्डिनेशन बने किसके बीच में, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। तो 7 इंपॉर्टेंस हमने डेलीगेशन के बारे में पढ़ लिए। आज की क्लास में हमने 3 एलिमेंट पढ़े डेलीगेशन प्रोसेस के। सबसे पहला कौन सा हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट था हमारा कौन सा, सेकेंड वन अथॉरिटी, एंड नेक्स्ट वन था हमारा अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी और इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पढ़े। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है हमारा अफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत अफेक्टिव रहेगा अगर डेलीगेशन फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो। सेकंड वन, एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलप्ड होगा, डेवलपमेंट तो होगा, उनकी पर्सनल स्किल स्ट्रांग होंगी, ठीक है, काम करने की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट वन, मोटिवेट होंगे हमारे एम्प्लॉयज, ठीक है, काम करने में मोटिवेट होंगे वो। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, जब डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, काम को बहुत स्पेशलाइज तरीके से करा जाएगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ऑब्वियस सी बात है। हमारा मैनेजमेंट हिरार्ची के बेसिस पे, ठीक है, मैनेजमेंट हिरार्ची इन द सेंस कि हमारा कोई भी काम को उसकी लेवल के अकॉर्डिंग बांटा जा रहा है, ठीक है। अब बेटर कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल बना रहेगा अच्छा किसके बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। फिर रिड्यूसिंग वर्कलोड ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का वर्कलोड को हम रिड्यूस कर देंगे इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। मैनेजर का वर्क रिड्यूस होगा तो हमारा मैनेजर जो हमारे मेन इश्यूज है, मेन काम है जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऊपर कंसंट्रेट हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पहले प्रिंसिपल में पढ़ा था कि सेंट्रल फ्यूल के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या आखिर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और देखेंगे हम लोग कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले एलिमेंट पढ़े और हमने क्या पढ़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अब हमारे लास्ट टॉपिक रह गया चैप्टर में, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।